मित्रों, आप सभी का स्वागत है। और चूंकि 21 फरवरी को मातृभाषा दिवस मनाया जाता है पूरी दुनिया में, 1991 में यूनेस्को ने इसकी घोषणा की थी और पहली बार ये इसके 7-8 सालों बाद मनाया गया, तब से मनाया जा रहा है। हालांकि इसकी पटकथा बहुत पहले लिखी जा चुकी थी, क्योंकि भाषा को लेकर के जिस तरह के आंदोलन रहे, संघर्ष रहे, उसमें एक दिन ये होना ही था कि मातृभाषाओं को लेकर के एक दिन नियत किया जाए। आप सबका रविन्द्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय के मानविकी संकाय के इस प्रतिष्ठा आयोजन में स्वागत है। जो लोग भी हमसे जुड़े हैं और जो लोग जुड़ेंगे, आप सबका स्वागत करते हैं रविन्द्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय की तरफ से। हमारे मुख्य इस विषय पर डॉक्टर जवाहर कर्नावत जी का मैं स्वागत करता हूं। मैं अपने विश्वविद्यालय के सभी संकायों के अधिष्ठाता, विभागाध्यक्ष और ह्यूमैनिटीज फैकल्टी के तमाम अपने स्टाफ मेंबर्स का स्वागत करता हूं, जो करता हूं। ये बात हमारे लिए कि व्याख्यान देने के लिए वो राजी हुए। क्षमा करें अरुणेश जी, आपके साउंड ठीक नहीं आ रहा, आवाज ठीक नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही, नेटवर्किंग की दिक्कत अब आई आ रही है जी। हाँ, तो माफ कीजिएगा, थोड़ा कुछ तकनीकी दिक्कत हुई। मित्रों, आज आदरणीय डॉक्टर जवाहर कर्नावत जी मातृभाषाओं का वैश्विक परिदृश्य और उसमें रोजगार की संभावनाएं, इस विषय पर अपना व्याख्यान देंगे। थोड़ी सी पृष्ठभूमि में बता दूं। दरअसल भाषा शिक्षण केंद्र, फैकल्टी ऑफ ह्यूमैनिटीज का ये जो संयुक्त आयोजन है, उसमें उसके तहत हम लोगों ने तय किया कि वर्तमान में भाषा का जो वैश्विक परिदृश्य बन रहा है, खास करके मातृभाषाओं को लेकर के जिस तरह के विमर्श चल रहे हैं, उन पर बातचीत कराई जाए। और संयोग से हमारे शहर में एक विद्वान वक्ता हमारे साथ चूंकि रहते हैं और उनका समय हमें प्राप्त हो गया। मित्रों, मोहम्मद अली जिन्ना ने ढाका यूनिवर्सिटी में भाषण दिया था और जिसमें उन्होंने कहा था कि उर्दू ही राजभाषा होगी पाकिस्तान की। और उसी समय वहां के विद्यार्थियों ने इस बात का विरोध किया था और बड़ा आंदोलन किया था कि नहीं, बांग्ला होनी चाहिए, मतलब कोई भाषा थोपी ना जाए। और उसमें फिर जो बल प्रयोग हुआ, उसमें कई युवा मारे गए थे। और ये अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस उन्हीं युवाओं के बलिदान को याद करते, उनके संघर्ष को याद करते हुए ही मनाया जाता है। मित्रों, एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि रामविलास शर्मा ने बांग्लादेश बनने के बहुत पहले यह लिख दिया था कि एक दिन धर्म की अस्मिता को भाषा की अस्मिता नकार देगी। भाषा की अस्मिता धर्म की अस्मिता से बड़ी होती है और बांग्लादेश बनने में उनकी ये बात सच साबित हुई। मित्रों, दूसरा ये भी है कि जो वैश्विक परिदृश्य है, जिसमें छोटे छोटे गठबंधनों का युग है, तमाम सारी संस्थाएं हैं, तो हर कोई लोकल से ग्लोबल होने की जो बात है, तो आप ग्लोबल बिना लोकल हुए नहीं हो सकते हैं। और यानी कि अगर आपको अपनी मातृभाषा थी तो आप ये भूल जाइए कि आप दुनिया के ज्ञान विज्ञान और किसी भी चीज से उस तरह से परिचित हो सकते हैं। कहने का आशय ये कि हम बचपन से सुनते आए, बच्चा पहले ये सीखता है कि ये आम है। अब वो जो उसके दिमाग में आम बैठा, अब आप उसको इरेज करके उसे मैंगो बताने लगते हैं कि ये आम नहीं मैंगो कहो। तो ये जो बैठा गागी का फार्म में, मतलब एक क्या कहे, दूसरी चीज हमको आयात करनी पड़ती है। यही इस तरह की दिक्कतें जो हमारे सामने आती हैं,
हमारे विद्वान वक्ता जिस पर बात करेंगे कि वर्तमान में जो मातृभाषाओं के जो तमाम तरह के पॉकेट्स हैं, जो आंदोलन चल रहे हैं, जिन पे बात करें, वो कैसे बाजार से जुड़ के, तकनीक से जुड़ करके उसमें किस तरह के रोजगार के नए अवसर क्रिएट हो रहे हैं। ये इसलिए भी जरूरी है क्योंकि युवाओं के सामने जब कोई भी विषय पढ़ते हैं तो ये चिंता सबसे पहले होती है कि हमको इसमें नौकरी मिलेगी या नहीं, हमें जॉब मिलेगी या नहीं, रोजगार का इसमें स्तर क्या है, क्या हो सकता है। मैं बहुत समय नहीं लूंगा चूंकि मैं संचालक हूं मैं, लेकिन पहले आदरणीय डॉक्टर जवाहर कर्नावत जी का एक संक्षिप्त सा परिचय आप लोगों को दे दूं। हालांकि वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, लेकिन फिर भी बैंक ऑफ बड़ौदा के कारपोरेट कार्यालय मुंबई से सेवानिवृत्त हुए आदरणीय डॉक्टर जवाहर कर्नावत जी बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी हैं। बहुत विशद काम है उनका। वैसे तो वाणिज्य के विद्यार्थी रहे, लेकिन साहित्य और भाषा में जो उनकी रुचि है उसने उन्हें अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्रदान की। पिछले 150 वर्षों के जो देश विदेश से प्रकाशित हिंदी की पत्र पत्रिकाएं हैं उनका वो काम कर रहे हैं। भारत सरकार ने उनकी प्रदर्शनी भी लगवाई थी और कम से कम 25 से ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में आप प्रपत्र वाचन कर चुके हैं, व्याख्यान दे चुके हैं, संचालन कर चुके हैं। जैसा मैंने पहले भी कहा कि बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी हैं, तो आप तमाम भूमिकाएं एक साथ निभाते हैं। अभी अभी कंबोडिया में आप व्याख्यान के लिए गए थे। तमाम देशों में, यूरोप, अमेरिका, लैटिन अमेरिका, हर जगह बुलाए जाते हैं आप, और जहां भी आप जाते हैं वहां हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए आप बहुत कटिबद्ध रहते हैं कि हमें ये करना है। और आपके प्रयासों का नतीजा ये है कि हिंदी को जो सम्मान मिलना चाहिए, जो वैश्विक पहचान दिलाने के लिए आप जिस तरह से काम कर रहे हैं, वो हम सब के लिए मार्गदर्शन बनी हुई है। मैं आदरणीय कर्नावत जी का स्वागत करता हूं और उनसे अनुरोध करता हूं कि वो मातृभाषाओं का वैश्विक परिदृश्य और रोजगार के अवसर विषय पर अपना सारगर्भित व्याख्यान दें और हमें अनुग्रहित करें। आदरणीय कर्नावत जी। धन्यवाद अरुणेश जी। मेरी आवाज ठीक से पहुंच रही है आप तक? हाँ, आ रही है सर। हाँ जी। तो धन्यवाद अरुणेश जी। और मैं रविन्द्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय का आभारी हूं कि उन्होंने मुझे ये अवसर प्रदान किया। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी को था, लेकिन ये कार्यक्रम हम 2 दिन बाद आयोजित हो रहा है। और जैसा कि अरुणेश जी ने एक भूमिका बता दी है कि अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस क्यों, और संभवतः उन्होंने जो उसका कारण बताया कि 21 फरवरी क्यों, क्योंकि हमारे यहाँ पर अब हिंदी के अलग अलग दिवस मनाए जाने लगे हैं। 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस मनाते हैं, 10 जनवरी को हम विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं, और 21 फरवरी को हम अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाते हैं। तो ये 21 फरवरी ही क्यों, ये भी हमारे, खासकर चूंकि यहाँ पर बहुत सारे छात्र भी होंगे, जो फैकल्टी होते हैं उन्हें तो पता होता है संकाय सदस्यों को, लेकिन हमारा जो मुख्य ध्यान है वो छात्रों की ओर है। तो ये जो भूमिका अरुणेश जी ने बताई है उसको मैं थोड़ा सा और विस्तार दे दूं कि जब भारत का विभाजन हुआ और जब पाकिस्तान बना था, तो पाकिस्तान के 2 भाग थे, एक पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिम पाकिस्तान। और पूर्वी पाकिस्तान के जो अधिकांश जो जनसंख्या थी वो बांग्ला भाषी थी, जबकि पाकिस्तान की जो भाषा है उसको उर्दू घोषित किया गया था, और एक तरह से उन पर उर्दू लादी जा रही थी। तो 1947 के बाद 21 फरवरी 1952 को 1952 को एक जबरदस्त आंदोलन ढाका में हुआ था बांग्ला के लिए, और उस बांग्ला की मांग के लिए वहां पर सरकार में जो दमन किया उसमें कम से कम 6 से 7 विद्यार्थी शहीद हो गए थे। उनका एक स्मारक आज भी ढाका विश्वविद्यालय में बना हुआ है। तो जब ये बात सामने आई यूनेस्को के सामने, क्योंकि यूनेस्को जो है जो हमारा संयुक्त राष्ट्र संघ की जो एक प्रमुख संस्था है जो संस्कृति के लिए, भाषा के लिए पूरे विश्व में काम करती है, उनके सामने भी एक प्रश्न आया कि हमारी भाषाएं लगातार क्यों समाप्त होती जा रही है। आपको पता होगा कि विश्व में कभी 10,000 से अधिक भाषाएं थी और उनकी संख्या अब लगातार कम होती जा रही है। वो संख्या 6,000 से भी कम हो गई है, 5,800, 5,500 लगातार जा रही है। तो यूनेस्को ने ही ये तय किया कि भाई एक दिन को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस घोषित किया जाए, और इसीलिए वो दिन, जिस दिन इन बांग्लादेश तो खैर बाद में बना, उसके पहले जब ये पूरी पाकिस्तान में जो घटना हुई, इसलिए उस दिन को उन्होंने सर्वाधिक उपयुक्त माना
कि 21 फरवरी जो है वो दिन है जिसके लिए भाषा के लिए लोगों ने या वहाँ के जो भी आंदोलनकारी थे उन्होंने बलिदान दिया था। तो इसलिए उस दिन को हमने अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस यूनेस्को ने घोषित किया और लगातार हम इसे 2000 से, प्रक्रिया तो बहुत पहले शुरू हो गई थी जैसा अरुण जी ने बताया, तो उसके बाद इसकी शुरुआत 2000 से प्रारंभ हुई इसे मनाने की। और यदि आप देखेंगे कि ये जो चिंता थी भाषाओं की, ये चिंता संयुक्त राष्ट्र संघ को लगातार सताती रही और इसीलिए आपने देखा होगा कि ये जो भाषाओं की चिंता के लिए लगातार कार्य भी प्रारंभ हुए। ये घोषणा तो हो गई, लेकिन इसके साथ साथ अपनी भाषाओं के विस्तार के लिए जो सबसे बड़ी चुनौती बनी वो आप जानते हैं, वो बना वैश्वीकरण। वैश्वीकरण के कारण भाषाओं पे जबरदस्त दबाव हुआ और भारत ने भी जब एक गेट पर हस्ताक्षर कर दी वो 1 जुलाई 1995 को जनरल एग्रीमेंट ऑफ ट्रीटी एंड ट्रीटमेंट, तो निश्चित रूप से उस ग्लोबलाइजेशन के माध्यम से सारे विश्व में अंग्रेजी पहुंची। लेकिन जो एक बात सबसे महत्वपूर्ण है जिसका जिक्र मैं बार बार अरुण जी का नाम लेकर, उन्होंने कहा कि भाई हम ग्लोबलाइजेशन की बात तो करते हैं, लेकिन क्या ग्लोबलाइजेशन लोकलाइजेशन के बगैर सफल हो सकता है? ये एक बहुत बड़ी बात थी। तो विश्व के जो अन्य देश थे वो इस वैश्वीकरण के दबाव में नहीं आए। जो विश्व के अन्य देश थे, कई देश थे, वो इस वैश्वीकरण के दबाव में नहीं आए, लेकिन भारत लगातार इस वैश्वीकरण के दबाव में आकर लगातार एक जो आज़ादी हमने जो हासिल की थी, लेकिन हम लगातार भाषाई गुलामी में फिर से आ गए इस ग्लोबलाइजेशन के कारण। और आपको पता होगा कि जो विश्व के अन्य देश हैं वो तो जितना आयातित ज्ञान होता है, चाहे वो विज्ञान का हो, प्रौद्योगिकी का है, वहां पर तो उनका तुरंत उनकी भाषा में अनुवाद वो करवा लेते हैं। लेकिन हमारे यहाँ पर इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं है कि हम उसका तुरंत अपनी भाषाओं में अनुवाद करा सकें और हम उसके कारण बिल्कुल अंग्रेजी के गुलाम हो जाते हैं या हम अपने विद्यार्थियों को जो कुछ दे पाते हैं वो अंग्रेजी में ही देना चाहते हैं। दूसरा, हम लोगों ने एक ये मन बना लिया है कि अंग्रेजी के बगैर हमारा विकास ही नहीं हो सकता, हमारी प्रगति हो ही नहीं सकती। जबकि आप विश्व की भाषाओं की जिसकी हम चर्चा करेंगे, अगर विश्व की भाषाओं को अगर हम देखें तो उनका विकास किससे हुआ है? क्या अंग्रेजी से विकास हुआ है? उन्होंने जो विकास किया है वो अपनी भाषाओं के माध्यम से किया है। मैं चूंकि वाणिज्य का विद्यार्थी रहा हूँ, मैं कोई हिंदी साहित्य का विद्यार्थी नहीं हूँ। हालांकि मुझे आपके जो भी पोस्टर में उसमें हिंदी साहित्यकार लिख दिया या वो भी वरिष्ठ हिंदी साहित्यकार लिख दिया, तो मैं साहित्यकार नहीं हूँ, मैं तो एक भाषा का व्यक्ति हूँ, कॉमर्स का विद्यार्थी रहा हूँ। तो मैंने एक बात का अध्ययन किया कि एक शांतनु जी हैं जो अमेरिका में रहे हैं और उन्होंने एक पुस्तक लिखी है अंग्रेजी माध्यम का मायाजाल, बहुत अच्छी पुस्तक लिखी है। तो उन्होंने एक विश्लेषण किया है, पुस्तक अभी आई कुछ 1-1.5-2 साल पहले, उन्होंने एक बहुत अच्छा विश्लेषण किया कि जो विश्व के सर्वाधिक 20 धनी देश हैं, है ना, यानी जिनकी जीडीपी सबसे ज्यादा है विश्व के जो 20 देश हैं और जिनकी जनसंख्या 50 लाख से ऊपर है, उनमें से केवल 4 देश ऐसे हैं जिनकी भाषा अंग्रेजी है और 16 देश ऐसे हैं जिनकी भाषा अंग्रेजी है ही नहीं। उनका सारा काम अपनी भाषा में चलता है और वो प्रगति के बिल्कुल विश्व में प्रगति के सिरमौर बने हुए हैं। तो सबसे पहले तो हमें इस बात को जुटला देना चाहिए कि अंग्रेजी के माध्यम से विकास हो सकता है या हम अपना विकास अंग्रेजी के माध्यम से कर सकते हैं। मेरे सामने उन देशों की सूची है और उन भाषाओं की सूची है। मैं इसलिए बताना चाहता हूं विद्यार्थियों को कि जैसे मेरे सामने जो सबसे, अभी हो सकता है 1 साल में ये जो टॉप रैंकिंग है इसमें बदलाव आया हो, ये भी हो सकता है, लेकिन इन देशों की सूची में देखिए स्विट्जरलैंड है, डेनमार्क है। अब डेनमार्क की भाषा डेनिश है, स्विट्जरलैंड है जहां पर जर्मन, फ्रेंच और इटालियन भाषा का प्रयोग भी होता है। उसके बाद जापान है, जापान जो है जिसकी भाषा जापानी है। उसके बाद 5वें नंबर पर स्वीडन है, स्वीडन की अपनी स्वीडिश भाषा है। उसके बाद जर्मनी है जहाँ की भाषा जर्मन है। ऑस्ट्रिया है, ऑस्ट्रिया की भाषा भी जर्मन है, ज्यादातर वहां पर जर्मन का प्रयोग होता है। उसके बाद नीदरलैंड है, नीदरलैंड में डच भाषा का प्रयोग होता है जिसका 8वां नंबर है। उसके बाद फिनलैंड है जहां पर फिनिश भाषा का प्रयोग होता है, उसके माध्यम से उसने प्रगति की है। बेल्जियम है जहां पर डच और फ्रेंच का प्रयोग होता है। उसके बाद फ्रांस है जहां पर फ्रेंच का प्रयोग होता है। 13वें नंबर पर ऑस्ट्रेलिया है जिसकी भाषा अंग्रेजी है। मैंने अभी 2-3 ये एक संयुक्त राज्य अमेरिका भी था 30वें नंबर पर जिसकी भाषा अंग्रेजी है। ऑस्ट्रेलिया है जिसकी भाषा अंग्रेजी है। उसके बाद इटली है, उसकी भाषा इटालियन है।
इजराइल है जिसकी भाषा हिब्रू है, और आपको पता होगा कि जो हिब्रू भाषा इजराइल ने कितने नोबेल पुरस्कार जीते हैं, आप पता कर सकते हैं। 12 से 15 से ज्यादा नोबेल पुरस्कार उस देश को मिल चुके हैं उसकी भाषा के माध्यम से, और हमने कितने नोबेल पुरस्कार जीते हैं ये भी आप अच्छी तरह जानते हैं। उसके बाद स्पेन है जिसकी भाषा स्पेनिश है, ग्रीस है जिसकी भाषा ग्रीक है, पुर्तगाल है जिसकी भाषा पुर्तगीज है, और दक्षिणी कोरिया है जिसकी भाषा कोरियन है। ये 20 देशों में केवल 4 की भाषा अंग्रेजी है, 16 की भाषा अंग्रेजी नहीं और विकास कर रहे हैं। तो इसलिए हमारे मन में ये बात जो बैठी हुई है कि अंग्रेजी के माध्यम से विकास हो सकता है, वो बिल्कुल हमें अपने दिमाग से हटा देना चाहिए। एक और सूची है जिसका मैं यहाँ जिक्र नहीं करूंगा, नहीं उसको पढ़ूंगा, लेकिन इसमें एक सूची और भी दी गई थी इस पुस्तक में कि जो 20 सबसे गरीब देश हैं उनमें से मात्र 2 की भाषा उनकी और 18 देशों ने अंग्रेजी को अपना लिया है। क्योंकि वो तो एक ये जो बात हमारे मन में बैठी हुई है कि अगर वास्तव में हमने अपना विकास करना है तो हम अपनी भाषा के माध्यम से कर सकते हैं। और जब हम सबका साथ और सबके विकास की बात करते हैं तो इस देश में कितने प्रतिशत लोग अंग्रेजी जानते हैं आप लोगों को बहुत अच्छी तरह पता होगा। हर साल सर्वे भी होता है तो ऐसा कहा जाता है कि इस देश के वास्तव में 5 से 10% अंग्रेजी जानते हैं लोग। पिछली सरकार ने सेम पित्रोदा की अध्यक्षता में एक ज्ञान आयोग बनाया था, नॉलेज कमीशन, और उसने रिकमेंडेशन की थी कि हमें पहली क्लास से अंग्रेजी पढ़ाना चाहिए। और उसने ये साफ लिखा है, अगर इंटरनेट पर आप उसकी रिपोर्ट देखेंगे, कि इस देश में वास्तव में 1% लोग वास्तव में अच्छी तरह अंग्रेजी जानते हैं, तो इसलिए हमें अंग्रेजी पढ़ाना चाहिए। अब ये एक ऐसी बात सेम पित्रोदा ने कही थी, तो हमारे सामने सबसे बड़ा ये चैलेंज ये भी था कि हमारे गांव में अंग्रेजी पढ़ाएं कैसे, हमारे पास शिक्षक ही नहीं है। हम तो पहले तो मूलतः हमारी मुख्य समस्या शिक्षा के प्रचार प्रसार की, विद्यालय खोलने की है। तो इस प्रकार ये जो बात कही गई थी कि हमको सारे विश्व भाषाओं को कहना चाहिए कि ये भाषाएं किस तरह आगे बढ़ रही हैं। दूसरा एक हमारी समस्या जिसको हम कहते हैं, कई बार ये कहा जाता है कि भाई देखिए जापान जापानी में काम कर रहा है, मैंने ये बात अभी आपके सामने कही, लेकिन ये भी सही है कि हमारी चुनौती दूसरी है। हमारे यहाँ पर इतनी भाषाओं की विविधता है, उसके कारण भी शायद हमको हमारी चुनौतियां बढ़ जाती है। और लेकिन हमें इस भाषाई समृद्धि का लाभ भी उठाना चाहिए। विश्व की जो सर्वाधिक 30 भाषाएं बोली जाती है उसमें 10 भाषाएं भारत की है। आपको आश्चर्य या आपको पता होना चाहिए कि उसमें 10 भाषाएं भारत की है। उसका कारण क्या है कि हमारी वो बहुत बोलने वालों की संख्या वो सबसे ज्यादा है। अगर हमारे यहाँ हिंदी सर्वाधिक है तो उसके बाद दूसरे नंबर पर बांग्ला भी है, तीसरे नंबर पर मराठी भी है, उसके बाद अन्य 6 भारतीय भाषाएं हैं, वो भी विश्व स्तर पर सर्वाधिक प्रयोग की जाने वाली भाषा है। तो इसलिए हमें इस बात का अभिमान भी होना चाहिए कि हम भाषाओं के मामले में कितने संपन्न हैं। दूसरा एक मुद्दे की और मैं ध्यान और आकर्षित करना हूं, रोजगार की बात तो हम अंत में करेंगे, कि ये जो अंग्रेजी है जिसको हमने अपनाया है, हम अंग्रेजी का स्वागत करते हैं, अंग्रेजी ज्ञान की खिड़की है, उसे हम उसे स्वीकार करते हैं। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के अवसर पर अगर हम ये बातचीत कर रहे हैं तो हमारे मन में अपनी भाषा के प्रति सम्मान किस तरह पैदा हो, ये भी हमें देखना चाहिए। हम अंग्रेजी को अपनाएं, लेकिन हमने अंग्रेजी के माध्यम से हमारे पूरे जीवन में अंग्रेजियत को हम लिया है। उस अंग्रेजियत को हम कैसे त्यागेंगे? मैं मानता हूं आप अंग्रेजी माध्यम से पढ़ते हैं, आप अंग्रेजी माध्यम से पढ़िए, लेकिन आपको ये किसने कहा है कि आपके घर के बाहर नाम पट्टिका अंग्रेजी में लगाएं ताकि सारे जैसे आपके सारे मेहमान विदेशों से आने वाले हों? हमने अपनी भाषा को शिक्षा के अलावा पूरे जीवन में हमारी भाषा को हटा दिया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मुझे एक शादी की पत्रिका मिले, उसमें वेडिंग की जगह वेल्डिंग छपा हुआ था, यानी शादी के पहले ही वेल्डिंग हो गई, क्योंकि जिसने शादी की पत्रिका छपवाई थी वो अंग्रेजी जानता ही नहीं। उसने कहा मेरे बॉस ने अगर अंग्रेजी में पत्रिका छपवाई है तो मैं भी अंग्रेजी में छपवा लेता हूं तो मेरा मान सम्मान बढ़ जाएगा। अब बताइए, जिस व्यक्ति को अंग्रेजी आती नहीं, जिनको वो आमंत्रित कर रहा है, उन्हें अंग्रेजी से कोई लेना देना नहीं। और जो विवाह हमारे 16 संस्कारों में से एक संस्कार है जहां पर हमें अपनी भाषा रखना चाहिए, तो वहां पर भी अपनी भाषा को हमने हटा दिया है। तो ये जो अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस का उद्देश्य यही है कि हम अपनी भाषाओं का सम्मान करें। शिक्षा का माध्यम है, ठीक है, लेकिन अन्य जीवन में इतने सारे हमारे कार्य हैं। मैं देखता हूं कि लोग जब जाते हैं तो अपना नाम तक अपनी भाषा में लिखने में उन्हें शर्म महसूस होती है। मैं कई दफ्तरों में जाता हूं तो सिक्योरिटी के बाहर एक रजिस्टर रखा हुआ होता है, एक नाम मुझे हिंदी में दिखाई नहीं देता है, और जब हम अपना नाम हिंदी में लिखते हैं तो ऐसा लगता है कि इस व्यक्ति को तो ये तो लगता है कि बहुत कम पढ़ा लिखा व्यक्ति को आ गया है। ये स्थिति दूसरे देशों में नहीं है। मैं कई देशों में गया हूँ, वहां पर
अपनी भाषाओं का जिस तरह सम्मान होता है, या जिस तरह उन्हें जैसे हमारे मेरे मित्र हैं, जापान के मित्र हैं तोमियो मिज़ुकामी, जिन्हें भारत सरकार ने पिछले दिनों पद्मश्री प्रदान किया। वो हिंदी के भी उतने ही विद्वान हैं और जापानी तो खैर उनकी मातृभाषा है। तो वो बार बार मुझसे कहते हैं कि आपके यहाँ लोग अंग्रेजी में ही क्यों इतने रम गए, अपनी भाषा में क्यों नहीं लिखते हैं, जबकि आपकी लिपि देवनागरी लिपि तो इतनी सरल लिपि, इतनी सरल लिपि है। वो दोनों भाषाओं के विद्वान है। उन्होंने ये कहा मुझसे कि जापानी को तो लिखना इतना कठिन है जिसका मैं आपको बता नहीं सकता हूँ, क्योंकि उसमें 4 तरह की जो हमारे यहाँ तो एक वर्णमाला है, वहां तो 4 तरह से उससे लिखे शब्दों को लिखा जाता है। जो जापानी भाषा के जो सोच विचार के शब्द हैं, जो सोच और परंपरा के शब्द हैं, उन्हें हिरागाना लिपि में लिखा जाता है। उसके बाद आप देखेंगे कि जो विदेशी मूल के शब्द हैं उसको कातकाना लिपि में लिखा जाता है। चीन से संभावित जो संकल्पनाएं उसमें आती है बहुत प्रभावित है, उसे कांजी लिपि में लिखा जाता है। और जो अंग्रेजी के संचयकाक्षर हैं उन्हें अंग्रेजी में उसी तरह लिखा जाता है। तो इस प्रकार एक ऐसी भाषा, लेकिन लोग उसके प्रति समर्पित हैं। हमारे यहाँ कई बार ये बात उठाई जाती है कि हम अपनी भाषा की वर्णमाला और अपनी भाषा के शब्दों को भी ठीक से नहीं लिख पाते हैं, जबकि वो सर्वाधिक वैज्ञानिक भाषा है। देवनागरी लिपि जैसी बोली जाती है वैसी लिखी जाती है। इसलिए मैं इस अंतर्राष्ट्रीय जो मातृभाषा दिवस का आपने रखा है कि हम विश्व की भाषाएं की बात कर रहे हैं, लेकिन उन विश्व की भाषाओं से जरा हम सीखने की कोशिश करें कि हम अपना भाषा का सम्मान या उसका प्रयोग ज्यादा से ज्यादा कर सकते हैं। कहते हैं हम कि भाई हमारी भाषाएं हैं बहुत संपन्न हैं, बहुत उसमें इतनी गंभीर ज्ञान की बातें हैं, लेकिन अगर हम उसका प्रयोग नहीं करेंगे तो वो भाषाएं जाएंगी कहाँ। भाषाओं को बचाने की ये मुहिम में अंतर्राष्ट्रीय भाषा दिवस है। अगर आप हिंदी भाषी हैं और हिंदी का प्रयोग नहीं करेंगे तो कौन प्रयोग करेगा? और इसलिए भाषा तो शब्दों से बनती है, और शब्दों के बारे में कहा है कि शब्द संभारी बोलिए, शब्द के हाथ न पाओ, एक शब्द औषध करेगा, एक करेगा घाव। तो हमारी ये जो भाषिक क्षमता है वो शब्दों से बनती है। इसलिए, और हमारी जो शब्दावली है या हमारी जो भाषाएं हैं वो इतनी संपन्न भाषाएं हैं। ऐसा नहीं है कि उसमें विज्ञान की हम पढ़ाई नहीं कर सकते या तकनीक प्रौद्योगिकी नहीं कर सकते। आप तो जानते हैं, आप इतिहास उठाकर देखिए, हमारे यहाँ जो प्राचीन जो वैज्ञानिक रहे हैं, चाहे ज्योतिष के रहे हों, चाहे साइंटिस्ट रहे हों, वो कितने बड़े बड़े नाम रहे थे जो हम लोग विश्व को ज्ञान हमारा जो है अपनी भाषा में हमने दिया था। तो इस प्रकार इन बातों की ओर यदि हम थोड़ा सा अगर ध्यान देंगे तो मेरे ख्याल से हम इस अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस पर बहुत अधिक हम सफलता हासिल कर सकते हैं। दूसरा, हमारे यहाँ पर सबसे ज्यादा जो आवश्यकता है वो भाषाई समन्वय की आवश्यकता है। हमारे यहाँ पर बहुत अच्छा था कि हमने त्रिभाषा फॉर्मूला हमने लागू किया था, जिसके माध्यम से हमने ये निर्धारित किया था कि भाई एक राज्य दूसरे राज्य की भाषाएं भी सीखे, क्योंकि भाषाई जो भाषा होती है वो जोड़ने के लिए होती है, तोड़ने के लिए नहीं होती है। और कई बार हम उसको एक दूसरे के बीच दूरी बनाने का काम कर लेते हैं। तो ये त्रिभाषा फार्मूला था, तो हमें ये इस बात पर भी विचार करना चाहिए अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के अवसर पर कि हम एक दूसरे प्रदेश की भाषा कैसे सीखें। मैंने ये बात महसूस की है, मैं बैंकों में कई जगह अलग अलग, मैंने गुजरात में काम किया, मैंने अन्य राज्यों में काम किया, हिंदी भाषी राज्यों में काम किया, कि जो हिंदी भाषी व्यक्ति होता है वो सबसे ज्यादा हिंदी का नुकसान करता है। क्यों नुकसान करता है? कि दूसरे भाषा भाषी तो हिंदी बोलने लग जाते हैं, लेकिन वो ये कभी नहीं सोचता है कि मैं एक दूसरी भाषा भी कम से कम सीख लूं। मैं गुजरात में गया, मैंने गुजराती सीख ली और लोगों से गुजराती में बात करता था। तो ये हमारे मन में ये बात अवश्य होना चाहिए कि भाई हम अगर किसी दूसरे से हमारी भाषा की अपेक्षा करते हैं तो हम उसकी भाषा भी तो थोड़ी बहुत सीख लें। तो ये जो मुद्दा है, ये भाषाई जो सौहार्द है, वो हमारे लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है कि इसके माध्यम से हम किस प्रकार हमारी भाषाओं को संपन्न कर सकते हैं, भाषाओं का प्रयोग किस तरह कर सकते हैं। जो मैंने आपसे बात कही थी, वैश्वीकरण की बात कही थी, और हमें, जैसा कि मैंने कहा कि विश्व के दूसरे देशों ने वैश्वीकरण की चुनौती को भाषाई स्वीकार करके उसको लोकलाइजेशन, स्थानीयकरण में बदल दिया, लेकिन हमारे यहाँ पर ऐसा इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि हम अंग्रेजी के दबाव में आ गए। हालांकि अब जो नई शिक्षा नीति आई है उसमें इस दबाव से मुक्ति के लिए बहुत सारे प्रस्ताव किए गए हैं, लेकिन वो प्रस्ताव हैं, उसकी सफलता तो तब होगी जब वास्तव में वो कार्यान्वित होगी। उसके माध्यम से हम कुछ हासिल कर पाएंगे भाषाओं के सम्मान का। लेकिन
अब हमें इस बात की ओर भी हमें बिल्कुल ध्यान देना चाहिए कि जो प्रौद्योगिकी, भाषाई जो प्रौद्योगिकी आ गई है उसका हम अधिकाधिक उपयोग करें। क्योंकि मैंने देखा है कि जो आज हिंदी भाषी क्षेत्र हैं, जो यदि 10 हिंदी भाषी राज्य को और हमारे हिंदी भाषी केंद्र प्रशासित प्रदेशों को ले लें, तो हमारी जनसंख्या, जो हमारे देश की जनसंख्या, उसकी लगभग 50% आबादी तो इन हिंदी भाषी प्रांतों में रहेगी, होती है। तो वहां पर भी अगर हम हिंदी को और अन्य प्रांतों को अगर अपनी भाषाओं को जीवित रहते, लेकिन हिंदी भाषी प्रांतों की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, जहां पर देश की आधी जनता रहती है। और मैंने कई बार ये देखा है कि भाषाई प्रौद्योगिकी यानी जो लैंग्वेज टेक्नोलॉजी इतनी अधिक आ गई है, लेकिन हमारे हिंदी भाषी उसके प्रति उदासीन है। जब मुझे सैकड़ों संदेश में कई शब्द तो मुझे रोमन लिपि में आज भी आते हैं। क्यों आते हैं रोमन में? जबकि आपके पास हिंदी में टाइप करने की, मोबाइल पर खासकर मैं तो अपने जितने संदेश भेजता हूँ गूगल वॉइस से बोलकर बोलता हूँ, मैं कभी टाइप नहीं करता हूँ। जो कुछ बोलकर टाइप करता हूँ, इतनी अच्छी सुविधा आ गई, बिल्कुल शुद्ध उच्चारण देते हैं। दूसरा, जब रोमन में टाइप किया जाता है तो हम अपनी भाषा की हत्या करते हैं, क्योंकि हमारी भाषा में जो हमारी लिपि होती है वो हमारी आत्मा होती है। यदि मैं हिंदी की बात करता हूं तो देवनागरी तो मेरी आत्मा है, और रोमन जब लिखकर आता है तो मैं समझता हूँ कई बार तो उसका उच्चारण करना मुश्किल हो जाता है। आप लोग सब अधिकांश भोपाल में रहते हैं, तो मैं कई बार उदाहरण देता हूँ, मैंने पहले भी दिया था कि जैसे हम लोग कहीं खाना खाने जाते हैं तो एक उस पर लिखा होता है बापू की, आगे लिखा होता है, स्पेलिंग लिखी होती है KUTI वाई लिखा। तो मैं उससे, उस होटल वाले से मैंने कहा, तुम ये बताओ ये बापू की कुटिया है या बापू की कुटिया है? इससे अच्छा तो यह है कि तुम इसको हिंदी में लिख दो बापू की कुटिया। ये इतनी विविधताएं रोमन लिपि में हमारी भाषाओं को लिखने की है, तो हमको ये कोशिश करना चाहिए कि हम उस तकनीक का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करें। हमारी भाषाई समृद्धि के लिए उसका ज्यादा से ज्यादा उपयोग होना चाहिए। दूसरा, मैं आपको बता दूं कि ये संयुक्त राष्ट्र संघ की चिंता जो है केवल अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस मना लेने के साथ पूरी नहीं हुई है। और इसके बाद हमारे यहाँ पर खासकर आपको एक बात और मैं बताना चाहता हूँ कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी 16 मई 2007 को एक संकल्प पारित किया था। और संयुक्त राष्ट्र संघ ने संकल्प इसलिए पारित किया कि अभी भी हमारे यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाने के बावजूद भी भाषाओं की स्थिति नहीं सुधरी है। तो उन्होंने इसीलिए उस संकल्प के माध्यम से 2008 को अंतर्राष्ट्रीय भाषा वर्ष घोषित किया था संयुक्त राष्ट्र संघ ने, कि भाई ये वर्ष, और 2008 को अंतर्राष्ट्रीय भाषा वर्ष मनाया गया था। और उसके बाद अगर आप देखें तो हमारी भाषाएं हैं, वो भाषाएं 2008 भी मैं देखता हूं कि हमारी भाषाओं में लिखने का प्रयोग लगातार कम हुआ कंप्यूटराइजेशन के बाद। लेकिन जब हम भाषा की, जहां तक बोलने की बात आती है, तो वो बोलने वालों की संख्या में बहुत वृद्धि हुई। और उसका श्रेय अलग अलग माध्यमों को भी जाता है कि किस प्रकार हमारे इलेक्ट्रॉनिक माध्यम या प्रिंट मीडिया, अन्य क्षेत्रों में भाषा का प्रसार जिस प्रकार सारे प्रदेशों में हुआ है, उसके माध्यम से भी हमारी भाषाएं बढ़ी है। और खासकर जब मैं प्रौद्योगिकी की बात करता हूं तो ये प्रौद्योगिकी सारी भारतीय भाषाओं में आ गई है। और खासकर आपको शायद इसके बारे में भी बताया होगा कि यूनिकोड आ जाने से, जो हमारा यूनिवर्सल कोड आ जाने के माध्यम से आज हम सारी भारतीय भाषाओं में और विश्व की भाषाओं में अपना काम, सारा काम पूर्णतः प्रौद्योगिकी के माध्यम से कंप्यूटर पर अपना सारा कार्य विश्व की किसी भी भाषा में कर सकते हैं। और इसके पहले क्या स्थिति थी आप जानते हैं? जब यूनिकोड नहीं था तब क्या स्थिति थी कि हरेक, ये चिंता भारत की नहीं थी, ये विश्व के विभिन्न देशों की चिंताएं थी, क्योंकि हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम में हमारी भाषा नहीं थी। कोई अगर फ्रांस का व्यक्ति आता था तो वो, फ्रांस का व्यक्ति अगर भारत आता था तो वो अपनी वेबसाइट फ्रेंच में नहीं देख पाता था, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम में फ्रेंच नहीं थी। कोरिया का व्यक्ति अगर, अगर भारत का व्यक्ति कोई कोरिया जाता था तो वो हिंदी में अपनी वेबसाइट नहीं देख सकता था। तो यूनिकोड आने के पास, यूनिवर्सल कोड आ जाने के बाद हमारी जितनी भाषाएं हैं विश्व की, वो ऑपरेटिंग सिस्टम में आ गई और हमारा मानक कीबोर्ड भी बना। तो इस प्रकार प्रौद्योगिकी ने अगर हमें भाषाओं के माध्यम से कार्य करने का ये अवसर दिया है, तो हमें उसे देखना चाहिए। दूसरा, जो विश्व की बात चलती है तो मैं कहता हूं कि हमारे यहाँ पर तो भाषा के नियम इतने सख्त नहीं है, जबकि कई देशों में जो है भाषा के नियम भी बड़े सख्त हैं। मैं आपको एक चीन का एक उदाहरण देना चाहता हूं
कि चीन में वॉलमार्ट पर इसलिए दंड लगाया गया कि उसने चीन में अपने जो प्रोडक्ट या जो उसका उत्पाद था उस पर चीनी भाषा में छोटे अक्षरों में लिख दिया था और अंग्रेजी में बड़े अक्षरों में लिख दिया था। इसलिए उस पर दंड लगाया गया कि नहीं, आपको चीनी भाषा में जो हमारा मानक है उस उतने ही अक्षरों में लिखना पड़ेगा और अंग्रेजी में अंग्रेजी लिखिए। तो आप देखिए वो भाषाई समर्पण हमारे यहाँ कहाँ पर है। मैं जब न्यूयॉर्क के विश्व हिंदी सम्मेलन में गया था तो मैंने देखा कि मैं वहाँ पर एक फ्लशिंग एरिया है, पूरा चीन वालों का है। चीन वालों की जितने व्यवसाय के जितने संस्थान थे उस पर सबसे ऊपर चाइनीज भाषा में लिखा हुआ था, नीचे अंग्रेजी में लिखा हुआ था। लेकिन भारत के जितने लोगों के व्यवसायिक संस्थान थे वहां पर कहीं भी हिंदी में नाम नहीं था। चाइनीज के वहां पर अलग अलग समाचार पत्र प्रकाशित हुए थे, मैंने बढ़ते हुए देखे वहां पर। तो ये जो भाषा के प्रति समर्पण है, मैं बार बार कहता हूँ, मैं बैंकिंग इंडस्ट्री में रहा, मैं एज ए जनरल मैनेजर महाप्रबंधक के रूप में रिटायर्ड हुआ हूँ, वहां पर हमने देखा है। लेकिन हमने ये बात हमको तय करना पड़ेगी कि हमारा अंग्रेजी से कोई विरोध नहीं है, लेकिन जब हमारी भाषा में जहां तक हम अपना काम कर सकते हैं हम अपनी भाषा में काम करेंगे, और जहां हमारा काम रुक जाता है या हमारा ऐसा टारगेट ग्रुप आ जाता है कि नहीं हमको अंग्रेजी का प्रयोग करना पड़ेगा, तो हम अंग्रेजी का भी प्रयोग करेंगे। ये जो बात है हमें इसकी गांठ बांध लेना चाहिए कि भाई हम अपनी भाषा का प्रयोग करेंगे। मेरे ये समझ में नहीं आता है जब मैं जब यूनिवर्सिटी के विश्वविद्यालयों में या कैंपस में जाता हूँ तो मुझे सारे भारतीय हिंदी भाषी लोग अंग्रेजी में बात करते मिलते हैं। अरे भाई, आप क्या अपनी बातचीत हिंदी में नहीं कर सकते? क्या आप उससे बहुत महान लोग बन जाएंगे क्या दूसरी भाषा में? तो वहां पर तो बातचीत में तो अपनी भाषा को रखिए। दूसरा एक बात और हमको ध्यान में रखना चाहिए, क्या हम सारी विश्व की जो भारत की पूरी जनसंख्या उस सबको डॉक्टर, इंजीनियर, आर्किटेक्ट और उच्च पदों पे ही बिठाना चाहते हैं? आखिर जिस भाषा को हम सारे लोगों पर लागू कर रहे हैं वो वास्तव में उसकी जरूरत कितने लोगों को है? आप यदि हमारे जो विद्यार्थी हैं उनका एक विश्लेषण करके देख लीजिए कि जो विद्यार्थी प्राथमिक विद्यालय में पढ़ता था उसके कितने प्रतिशत लोग सिर्फ माध्यमिक में जा पाए, माध्यमिक के बाद उच्चतर माध्यमिक हायर सेकेंडरी में जाने का प्रतिशत और कम हो गया, और कॉलेज ग्रेजुएट का जो प्रतिशत है वो तो जाकर लगातार कम हो गया। यानी हमारे एक बहुत बड़ी संख्या में ऐसे व्यक्ति, आम आदमी जो है, जो विद्यालयों में जा नहीं पाता है, अपनी शिक्षा पूरी न तो उच्च शिक्षा में पूरी तरह जा पाता है क्योंकि वो अपने दूसरी तरह के स्वरोजगार में या अपने दूसरे धंधों में जो अपनी आर्थिक स्थिति कमजोरी के कारण आगे नहीं बढ़ पाता है। तो इसलिए हमें ये भी मानना पड़ेगा कि हमारा इस अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस में हमारे ज्ञान का पैमाना केवल अंग्रेजी न हो, उसकी बौद्धिकता हो, उसका पैमाना होना चाहिए। और इसी के कारण हमारा इतना अधिक नुकसान होता है कि आज भी हमारे जो ग्रामीण विद्यार्थी हैं या अर्ध शहरी क्षेत्रों में जो विद्यार्थी हैं जिनका अंग्रेजी का ज्ञान कम होता है, हम उनको उस भाषा की दृष्टि से उनकी प्रतिभा का आकलन करते हैं, जबकि उनमें से हजारों विद्यार्थी बहुत प्रतिभावान होते हैं, भले ही वो अंग्रेजी न जानते हो। तो उनकी ट्रेन, मुझे तो जहाँ तक याद है आदरणीय चौबे जी बता रहे थे कि आपके टैगोर विश्वविद्यालय में तो उद्यमिता विकास का भी बहुत सारा कार्य हो रहा है, और वहाँ पर भी संभवतः हिंदी माध्यम की या भारतीय भाषाओं के माध्यम की शुरुआत भी की गई है। तो इसलिए ये एक बहुत अच्छी पहल है कि हम जो छात्र उच्च शिक्षा में नहीं जाना चाहते हैं और वास्तव में सब जा भी नहीं सकते हैं, उनकी में जो स्किल है, उसमें जो प्रवीणता है, वो हम किस तरह वो जो प्रवीणता है उनके उपयोग उसी भाषा में, उनकी भाषा में किस तरह कर पाएंगे, ये हमारे लिए हमें सोचना चाहिए। और एक बात, अब कुछ चूंकि लगभग 30-35 मिनट का समय हो गया है, तो एक और आज का हमारा जो माध्यम, जो कुछ बातें कहना थी वो रोजगार के संदर्भ में थी कि भाई क्या हिंदी के माध्यम से या भारतीय भाषाओं के माध्यम से हम रोजगार प्राप्त कर सकते हैं। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूं, या हमारे जो विद्यार्थी हैं उनको ये बताना चाहता हूं कि रोजगार का क्षेत्र भाषा के माध्यम से जबरदस्त क्षेत्र है, लेकिन हमें योग्य उसके प्रत्याशी नहीं मिल पाते हैं। मैं अपना अनुभव आपको बताना चाहता हूं। मैं 1986 में बैंक में भाषा अधिकारी के रूप में चयनित हुआ था, और उस समय 12 पद भाषा अधिकारी के थे, लेकिन हमें जो हमारा रिक्रूटमेंट बोर्ड था उससे 6 कैंडिडेट यानी 6 प्रत्याशी ही उपयुक्त मिल पाए, और 12 लोगों का चयन नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें एक अनिवार्य शर्त थी अनुवाद की, कि आप वाइस वर्सा यानी अंग्रेजी से हिंदी और हिंदी से अंग्रेजी का अनुवाद कर सकें। लेकिन
अनुवाद का क्षेत्र रोजगार का सबसे बड़ा क्षेत्र है। आपको मैं बता दूं, यह जो अनुवाद का क्षेत्र है वो निजी क्षेत्र में भी है, यानी व्यक्तिगत रूप से भी आप अनुवाद का काम कर सकते हैं। ढेरों अनुवाद का, इतना बड़ी मात्रा में अनुवाद का कार्य है कि अनुवादक नहीं मिलते हैं। दूसरे सरकारी कार्यालयों में अनुवादक के पद हैं और इसके अलावा राजभाषा अधिकारी के पद भारत सरकार के सारे मंत्रालयों में, भारत सरकार के सारे उपक्रमों में और जितने बैंक से वहां भी पद होते हैं। और मैं आपको आज भी ये बताना चाहता हूं, कहां पर हम देखते हैं राज्य सरकार के कार्यालयों में 10 पदों के लिए हजारों आवेदन पत्र आते हैं, लेकिन भाषा अधिकारी के अगर 10-12 पद भी होते हैं तो 100 से अधिक आवेदन नहीं आते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं खुद उसकी चयन प्रक्रिया में रहा हूँ। तो इसलिए अनुवाद का क्षेत्र छात्रों को चुनना चाहिए, लेकिन इसके लिए बहुत जरूरी है कि आपकी दोनों भाषाओं पर आपका अधिकार हो। अक्सर होता यह है कि जो विद्यार्थी अंग्रेजी से एमए कर लेते हैं या अंग्रेजी माध्यम से पढ़ लेते हैं, उनका हिंदी या अन्य भाषाओं पर अधिकार नहीं होता। जो हिंदी में अपनी मास्टर डिग्री ले लेते हैं, स्नातकोत्तर की डिग्री ले लेते हैं, वो अंग्रेजी नहीं बहुत कम जानते हैं। तो आप जानते हैं कि जो सोर्स लैंग्वेज और टारगेट लैंग्वेज दोनों पर अगर आपका समान अधिकार होगा तो आप अनुवाद के क्षेत्र में बहुत सफल हो सकते हैं। आज भी अच्छे अनुवादक उपलब्ध नहीं है, बहुत मांग है, पुस्तकों के अनुवाद की मांग है बहुत। हमारे यहाँ पर जितनी बहुत जो वैज्ञानिक सामग्री है, जो प्रशासन की सामग्री है, विधि की सामग्री है, उसके भी बहुत अनुवाद की मांग है, लेकिन अच्छे अनुवादक हमें नहीं मिल पाते हैं। तो इसलिए ये रोजगार का सबसे बड़ा अगर क्षेत्र है तो अनुवाद का है। और आज भी इसलिए आप दोनों भाषाओं पर अधिकार प्राप्त करने की कोशिश कीजिए। और जैसा कि अभी डॉक्टर संगीता जौहरी जी जब हमारे पास हिंदी भवन में आई थी, तब हमने इसीलिए ये चर्चा भी की थी कि रविन्द्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय भी अनुवाद का पाठ्यक्रम प्रारंभ करे, तो मेरे ख्याल से रोजगार के क्षेत्र में जो विद्यार्थी हैं उनको बहुत कुछ हासिल हो सकता है। तो ये एक बहुत बड़ा क्षेत्र है। उसके बाद मीडिया का क्षेत्र, आप देखिए आज से 10 साल पहले जिसे हम लैंग्वेज मीडिया कहते हैं या भाषाई पत्रकारिता, उतनी नहीं फैली हुई थी जितनी आज फैली हुई है। मेरे ख्याल से आज कम से कम 1000 से ज्यादा चैनल हैं और अंग्रेजी के गिनती के चैनल को छोड़कर क्षेत्रीय भाषाओं में, हिंदी और क्षेत्रीय भाषाओं में इतने चैनल्स आ गए हैं जहां पर आपके उद्घोषक की आपको जरूरत है, जहां पर कॉपीराइटर की जरूरत है, जहां पर एडिटर की जरूरत है। और कई बार उनको मांग के अनुसार योग्य प्रत्याशी नहीं मिल पाते हैं, क्योंकि आपका जो है भाषा के क्षेत्र में ज्ञान में आपको उतना ही ज्ञान होना चाहिए, पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए, जिसमें आप आत्मविश्वास के साथ वो भाषा में अपना क्रिएटिव राइटिंग कर सकें, उस भाषा में अपने आप को अभिव्यक्त कर सकें। तो ये जो मीडिया का क्षेत्र है वो बहुत बड़ा क्षेत्र है और हमने पाया है कि वहां पर भी बहुत अच्छे दमदार उम्मीदवार नहीं मिल पाते हैं। उसके बाद सिनेमा का क्षेत्र है। मैं बता दूं, मैं तो मुंबई में 6 साल रहा हूं, तो सिनेमा के क्षेत्र में भी भाषाई की जरूरत बहुत है। आप जानते हैं कि आप सभी को ये पता है कि जो हमारे बड़े बड़े जिनको फिल्मी सितारे आप कहते हैं, जिनको आप पर्दे पर बहुत तेज तर्राटे से जो है हिंदी में जो डायलॉग बोलते हैं, संवाद बोलते हैं, वो भाषा में निष्णात नहीं होते हैं, वो भाषा में निष्णात नहीं होते हैं। वहां पर हिंदी में स्क्रिप्ट तैयार, मूल रूप से स्क्रिप्ट भी तैयार नहीं की जाती है, वो स्क्रिप्ट हिंदी में रोमन लैंग्वेज में लिखकर कई बार उन्हें दी जाती है। बहुत कम ऐसे सितारे हैं। तो वहां पर भी बहुत जरूरत होती है अनुवाद की या कॉपी राइटिंग की, कॉपी एडिटर की बहुत कई बार जरूरत होती है। आज कम से कम कुछ बात आप देख रहे हैं 6-7 सालों में, कुछ सालों में जो है वो अब द्विभाषियों की, इंटरप्रेटर की जरूरत बहुत बढ़ गई है। पार्लियामेंट में आप, हमारी संसद है, हमारी संसद में आप देखेंगे कि इस प्रकार की सुविधा दी गई है कि हर एक सांसद अपनी भाषा में, जो हमारी संविधान की 8वीं अनुसूची में जो 22 भाषाएं हैं, उसमें अनुवाद की सुविधा संसद में उपलब्ध कराई जाती है। हर एक व्यक्ति अपनी भाषा के अनुसार सुविधा कर सकता है। तो इस प्रकार वहां पर भी कितने सारे इंटरप्रेटर की जरूरत अलग अलग भाषाओं में होती है। आप ये मान के चलिए बहुत बड़ी संख्या में होती है। और न केवल यहाँ पर जरूरत होती है, बल्कि अब तो आप ये बता दूं कि हर जगह, कम से कम जब हमारा ये सरकार ने जब भाषा पर ध्यान दिया है, तो हर देश में अब ये व्यवस्था करने की भी कोशिश ऐसी की जा रही है कि हमारे लोग जब वहां पर जाते हैं तो उस देश की भाषा और हमारे देश की भाषा में इंटरप्रेटर की सुविधा होना चाहिए। मुझे फिर से, मैं तोमियो मिज़ोकामी का जिक्र इसलिए कर रहा हूँ कि तोमियो मिज़ोकामी ने ये किया था कि जब
हमारे प्रधानमंत्री मोदी जब जापान जाने वाले थे तो वहां पर उन्होंने उन्हें मेल भेजा था कि अगर आप जापान आ रहे हैं तो आप हिंदी में बोलिएगा, मैं जापानी में आपका अनुवाद करूंगा उसका। तो ये एक बहुत बड़ी बात थी कि उन्होंने इस बात को समझा और उन्होंने ये कहा कि भाई मैं उसका अनुवाद करूंगा। तो इस तरह, और खासकर मैं इसलिए भी आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि आपकी भाषाएं बहुत समृद्ध भाषा है। खासकर मैं हिंदी का जिक्र इसलिए करना चाहूंगा कि विश्व के 200 से अधिक विश्वविद्यालय और यहाँ तक कि महाविद्यालयों में हिंदी की पढ़ाई होती है, हिंदी पढ़ाई जाती है और सबसे ज्यादा पढ़ाई जाती है अमेरिका के विद्यालय महाविद्यालयों में। तो इस प्रकार हमारा जहाँ भी जब जितने हमारे मैं चूंकि 25 देशों में 117 सालों की हिंदी पत्रकारिता का कार्य 17-18 सालों से कर रहा हूं और उसके लिए मैंने कई देशों में जाकर, तो मुझे ये जाकर कई देशों में जाकर लगा कि हिंदी पत्रकारिता भी कितने देशों में फूली हुई थी। गांधी जी जब इंडियन ओपिनियन उन्होंने जब 1903 में जब इंडियन ओपिनियन दक्षिण अफ्रीका से निकाला तो वहां पर वो 4 भाषाओं में निकाला। वहां पर उसमें हिंदी भी थी, उसमें गुजराती भी थी और उसके अलावा उसमें तमिल भी थी और अंग्रेजी भी थी। उसका पहला अंक मेरे पास है, मैं उसके कई अंक में दक्षिण अफ्रीका जब 2 बार गया तो मैंने देखा कि उन भाषाओं, तो इसलिए हमें ये जो रोजगार के क्षेत्र हैं, उसके बाद हिंदी अध्यापन का क्षेत्र बहुत बड़ा है। आज हमें, यदि आप हिंदी के अध्यापक एक अनिवार्य, जब हम एक विषय चाहे वो प्राथमिक हो माध्यमिक रूप में, तो जिनकी रुचि है वो हिंदी अध्यापन में भी अपनी बहुत सारी जिस प्रकार जो शैक्षणिक योग्यता हासिल कर क्षेत्र में जा सकते हैं, चाहे आपके केंद्रीय विद्यालय हो या जितने निजी स्कूल विद्यालय भी हो, चाहे महाविद्यालय भी हो, वहां पर कई बार मैंने देखा है कि उपयुक्त हिंदी प्राध्यापक भी नहीं मिल पाते हैं या वहां पर भी भाषा का स्तर बहुत कमजोर होता है। तो इसलिए ये रोजगार के क्षेत्र, इसके अलावा अभी जो रोजगार के क्षेत्र जो आ रहे हैं वो प्रौद्योगिकी में भी आ रहे हैं, क्योंकि जो भाषाई प्रौद्योगिकी है वहां पर भी ऐसे व्यक्तियों की जरूरत हो जो उस भाषा में और अंग्रेजी में दोनों में निष्णात हो। उस प्रौद्योगिकी में मैं देख रहा था, मैं बात कर रहा था बालेंदु दाजीज से जो माइक्रोसॉफ्ट के लोकलाइजेशन है, कि भाई हमें भी ऐसे व्यक्तियों की जरूरत है। सीडेक पुणे जो सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग है, उन्होंने कितने भारतीय भाषाओं के टूल्स बनाए हैं, ये भी आप देख सकते हैं। उनका उपयोग हम भाषा सीखने के लिए भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार रोजगार के क्षेत्रों में हमें दोनों भाषाओं के निष्णात व्यक्तियों की जरूरत है, जो केवल अंग्रेजी में नहीं हिंदी में भी निष्णात हो, और हिंदी में निष्णात हो तो अंग्रेजी में भी निष्णात हो। दोनों भाषाओं पर अगर आपका अधिकार हुआ तो निश्चित रूप से आपको रोजगार मिलने में वो प्रतिस्पर्धा नहीं होगी जो प्रतिस्पर्धा अन्य क्षेत्रों में होती है। ये मैं आपके सामने स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ। जैसे कि अनुवादक कर्मचारी चयन आयोग हर साल बड़ी संख्या में अनुवादकों की भर्ती करता है, वहां पर भी यही समस्या आती है। कई संस्थान में अनुवाद के कार्य इतनी अधिक मात्रा में कराए जाते हैं, लेकिन उपयुक्त भाषा, उस विषय का ज्ञान भी आप अगर प्राप्त करेंगे तो उस विषय के अनुवाद की ही आप सही रूप से उसका अनुवाद कर सकते हैं। तो इसलिए आप जिस फील्ड में भी काम कर रहे हैं, आपके पास उस विषय का भी ज्ञान होगा, उसके बाद उसकी भाषा का भी ज्ञान होगा। तो निश्चित रूप से आप यदि उस माध्यम से, यदि अपनी भाषा के माध्यम से भी उन पारिभाषिक शब्दावलियों को, हमारे यहाँ पर अब तो आप लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं कि आप के पास सारा ज्ञान टेक्नोलॉजी के माध्यम से उपलब्ध है। आपके पास ऑनलाइन शब्दकोश उपलब्ध हैं, कितने तरह के शब्दकोश आपके पास ऑनलाइन उपलब्ध हैं, चाहे आप, और विदेशी भाषाओं और हिंदी के भी कितने शब्दकोश हमें मिल जाते हैं। कितने शब्दकोश, डच हिंदी के शब्दकोश, रशियन हिंदी का शब्दकोश, कोरिया हिंदी का शब्दकोश, तो और भारतीय भाषाओं में आपसी भी कितनी सुविधाएं मिल गई। मैं देख रहा था पिछली बार में जब विश्व पुस्तक मेला में जब गया तो मैंने देखा कि जो हमारा केंद्रीय हिंदी निदेशालय है उसने 22 भाषाओं का एक शब्दकोश बना दिया है कि अगर हिंदी में एक शब्द है तो उसे 21 भाषाओं में किस तरह उसकी अभिव्यक्ति होती है। तो और आप देखेंगे कि हमारी अन्य जो भारतीय भाषाएं हैं, चाहे वो तमिल हो चाहे तेलुगु है, उनकी मूल भाषा जो व्युत्पत्ति है वो संस्कृत से शब्दों से हुई है। तो इसलिए आप ये सोच लें कि मैं केवल शॉर्टकट अपना कर भाषा सीख लूं या रोजगार प्राप्त कर लूं, तो ये संभव नहीं है। आपको भाषा के लिए मेहनत करना पड़ेगी, आपको परिश्रम करना पड़ेगा, और यदि आप मेहनत करेंगे, आप परिश्रम करेंगे, तो मैं मानता हूं कि आप भाषा के माध्यम से भी रोजगार प्राप्त कर सकते हैं। बहुत सारे पहलू हैं।
बहुत लंबी चर्चा हो सकती है, लेकिन आपको रास्ता अपना खुद बनाना पड़ेगा। किसी ने कहा है ना कि उन्हें है सीढ़ियों की जरूरत, जिन्हें छत पर जाना, जिनका लक्ष्य हो आसमां, उन्हें अपना रास्ता खुद बनाना। तो आपको अपना रास्ता तो खुद बनाना पड़ेगा। आपको आपके जो प्राध्यापक हैं, आपके जो गुरु हैं, वो थोड़ा बहुत तो बता सकते हैं, लेकिन जब तक आप में कुछ करने की तमन्ना नहीं होगी, आपका समर्पण नहीं होगा, तो मेरे ख्याल से आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। रास्ते तो बहुत सारे हैं, और मैं तो मानता हूँ भाषा के क्षेत्र में आगे, मैं अगर आगे बढ़ा हूँ, भले ही मेरा विषय वाणिज्य रहा हो, लेकिन अगर मैं आगे बढ़ा हूँ तो हिंदी के कारण आगे बढ़ा हूँ। जितनी मेरी विश्व यात्राएं हुई हैं वो हिंदी के कारण हुई है, दूसरे और किसी माध्यम से नहीं हुई है। तो इसलिए क्षेत्र तो बहुत सारे हैं आगे बढ़ने के। तो मैं, चूंकि और भी बहुत सारी बातें थी, लेकिन अब चूंकि समय भी हो रहा है, और मैं चाहता हूं यदि कोई छात्र अगर प्रश्न भी करना चाहे तो स्वागत है, अन्यथा मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। और मेरे ख्याल से मैं फिर से रविन्द्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय का, डॉक्टर संगीता जौहरी जी का, आदरणीय संतोष चौबे जी का, जिन्होंने तो विश्व मानक स्थापित किया है विश्व रंग के माध्यम से, उनकी ख्याति पूरे विश्व में हो गई है, और रविन्द्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय भी ख्याति भी पूरे विश्व में है। तो ऐसे मंच पर आने के लिए मैं बहुत धन्यवाद देता हूं। और जब बात हमने वैश्विक भाषाओं की है, तो मैं बता देता हूं कि कई देशों में आज भी वहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज कुछ भी हो, कई बार ऑफिशियल लैंग्वेज भले ही हो, लेकिन वहाँ पर कार्य, मैं 2 देशों के उदाहरण समापन में देना चाहूँगा, मॉरिशस और फिजी का। मैं फिजी भी गया, बहुत दूर है फिजी, लेकिन आप देखिए फिजी एक ऐसा देश है जहाँ पर हिंदी को द्वितीय राष्ट्रभाषा का, राजभाषा का दर्जा दिया गया है। वहाँ पर कोई भी व्यक्ति फिजी की संसद में हिंदी में बोल सकता है। वहाँ पर 8वीं तक के बच्चे को हिंदी पढ़ना अनिवार्य है। आप बताइए, भारत में भी ऐसा नहीं है कुछ जगह कि वहाँ पर 8वीं, वहाँ पर हिंदी शिक्षण का एक अलग विभाग है, उसका एक बुलेटिन निकलता है, आप बताइए। और वहाँ की भाषा जो है वो फिजियन होने के बावजूद, जो फिजियन लोग हैं वो भी हिंदी सीखते हैं। मॉरिशस की ऑफिशियल लैंग्वेज भले ही अंग्रेजी होगी, लेकिन वहाँ पर आप देखेंगे कि फ्रेंच का सर्वाधिक प्रयोग होता है। उसके बाद वहाँ की अपनी भाषा क्रियोल डेवलप हो गई है, जो भोजपुरी, फ्रेंच, हिंदी, अंग्रेजी का मिक्सर हो गया है। तो इसलिए इस तरह जब भाषाओं का प्रयोग होता है तो बढ़ती जाती है। तो मैं आपसे यही अनुरोध करूंगा कि अपनी भाषा को सम्मान की दृष्टि से देखें, अपने भाषा का अधिकाधिक प्रयोग करें। अंग्रेजी से हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, अंग्रेजी से हमारा कोई विरोध नहीं है, लेकिन जहाँ तक हो सके हम अपनी भाषा का प्रयोग करने की कोशिश करें। मैं फिर से आपको बहुत आभार मानता हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद कर्णावत जी, बहुत ही सारगर्भित और सुचिंतित व्याख्यान के लिए। चूंकि इतनी बातें आपने बताई कि जिनको किसी भी संचालक के लिए समराइज करना बहुत मुश्किल है, सारगर्भित बातें रही। और जाहिर सी बात है, जो 1-2 बात मैं समझ पाया हूँ वो ये कि मातृभाषा पर बात करने का मतलब ये नहीं है कि किसी भाषा की किसी भाषा से दुश्मनी है या दुराग्रह है। आपने कहा कि हमें अंग्रेजी सीखनी चाहिए, हमें और भाषाएं आनी चाहिए। हिंदी इसलिए भी संपर्क भाषा है, सबसे ज्यादा बोली जाती है क्योंकि ये फ्लेक्सिबल है। हर क्षेत्र का आदमी इसको अपने हिसाब से बोल सकता है, लिख सकता है। ये फ्लेक्सिबिलिटी जो हिंदी के अपने संरचना में जो लोकतांत्रिक चेतना है वो इसको विशिष्ट बनाती है। और जैसा आपने कहा कि अनुवाद के क्षेत्र में तमाम अवसर हैं, टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी के पाठ्यक्रम शुरू करने जा रहे हैं, जिस पर हम लोग काम कर रहे हैं। जल्दी ही भाषा को तकनीक से जोड़ के हम लोग इस पर काम करेंगे। आपका मार्गदर्शन भी हमें मिलता रहेगा। महत्वपूर्ण बात ये भी है, जितना आपने कहा, जो बात निकल के आई, सिर्फ अनुवाद की भाषा हो करके उन्नत नहीं कर सकती। मतलब हिंदी को सिर्फ अनुवाद की भाषा नहीं, ज्ञान की भाषा बनाई जाए, मौलिक चिंतन हो उसमें ज्ञान का। ऐसा आपका निष्कर्ष था कि अनुवाद तो जरूरी है, लेकिन हम सोचे हिंदी में सोचे और हिंदी में लिखे। मातृभाषा में जितना बेहतर सोच पाएंगे उतना ऐसे अनुवाद की भाषा में नहीं सोच पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत आभार और हम सबका मार्गदर्शन किया। मैं औपचारिक धन्यवाद ज्ञापन के ह्यूमैनिटीज विभाग के अध्यक्ष
आदरणीय उषा वैद्य से आग्रह करता हूँ और कार्यक्रम का औपचारिक धन्यवाद ज्ञापन। आदरणीय उषा वैद्य जी। धन्यवाद अरुणेश जी। आज अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित एक दिवसीय वेबिनार के मुख्य वक्ता, हिंदी पत्रकारिता के क्षेत्र में और वरिष्ठ साहित्यकार एवं निदेशक, मध्य प्रदेश राज्य भाषा प्रचार समिति हिंदी भवन से डॉक्टर जवाहर कर्नावट जी का मैं डॉक्टर उषा वैद्य रविंद्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय के मानविकी एवं उदार कला संकाय की ओर से हार्दिक अभिवादन करती हूँ एवं हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ कि सर ने अपना कीमती समय आज इस वेबिनार को दिया और हमें बहुत संक्षेप में और बहुत सारी ऐसी बातें बताई जिससे हम अपनी मातृभाषा पर गर्व भी कर सकते हैं, साथ में अन्य भाषाओं के प्रति भी सम्मान हमारे मन में जागृत होता है। और इस अवसर पर जो हमारे बीच उपस्थित हैं डॉक्टर रामा तक्षक जी, जो नीदरलैंड से हमारे बीच उपस्थित हुए, मैं उनका हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। श्री अनिल शर्मा जी, केंद्रीय हिंदी शिक्षण संस्थान आगरा से हमारे बीच उपस्थित हुए, मैं हृदय से रविन्द्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय की ओर से उनका हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ। राहुल देव जी, वरिष्ठ पत्रकार और विषय विशेषज्ञ जिन्हें हम टेलीविजन पर भी देखते हैं, मैं हृदय से उनका आभार व्यक्त करती हूँ। जगदीश शर्मा जी, अनुवाद अध्ययन विद्यापीठ इग्नू से हमारे बीच उपस्थित हुए हैं, तो मैं आप सभी का आभार व्यक्त करती हूँ। साथ ही साथ हमारे मानविकी एवं उदार कला संकाय की डीन डॉक्टर संगीता जौहरी मैम का हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। इस कार्यक्रम के जो संयोजक और सूत्रधार के रूप में डॉक्टर रुचि मिश्रा तिवारी हमारे बीच जुड़ी हैं एवं संजय सिंह राठौर, और कुशल संचालन के लिए अरुणेश शुक्ल जी का भी मैं हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। हमारे बीच आज लगभग 100 के 78 से अधिक प्रतिभागी सहभागी विद्यार्थी उपस्थित हुए हैं। समस्त रविन्द्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय के डीन्स हमारे बीच उपस्थित हैं, इनका हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। विभागाध्यक्ष, समस्त विद्यार्थी एवं समस्त स्टाफ का मैं हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ एवं बहुत बहुत बधाई देती हूँ भाषा शिक्षण केंद्र को एवं मध्य प्रदेश राष्ट्र भाषा प्रचार समिति को मेरी ओर से आभार और धन्यवाद ज्ञापन करती हूँ। और मुझे इस अवसर पे आभार व्यक्त करने का जो अवसर प्राप्त हुआ, इसके लिए मैं संगीता जौहरी मैम का हृदय से आभारी हूँ। दरअसल मुझे अपने विचार व्यक्त करते हुए पता नहीं चला कि आदरणीय राहुल जी भी हैं, अनिल जी भी हैं, और ये तो हमारे लिए एक दुर्लभ अवसर हो गया। और अभी एक यहाँ पर एक प्रश्न डाला गया था, मैं बताना चाहता हूँ कि खासकर जो अब उदारी जो वैश्वीकरण में जो जिस प्रकार डी इन्वेस्टमेंट हो रहा है, उसमें प्राइवेटाइजेशन की निजीकरण की तरफ बढ़ रहे हैं। जैसे कहा कि बैंकों का निजीकरण, तो उन्होंने एक साथी ने इस पर लिखा था कि भाई सरकारी संस्थान होने के कारण वो राजभाषा नीति नियम का पालन करते हैं, वहां पर भाषा का प्रयोग खूब होता है, तो निजीकरण के बाद भी ये सुनिश्चित होना चाहिए कि भाषा का प्रयोग हो। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कल ही मेरा एक व्याख्यान सेंट्रल बैंक के प्रधान कार्यालय में था और उसमें राजभाषा विभाग की ज्वाइंट सेक्रेटरी भी जुड़ी हुई थी। तब मैंने यही उनसे ये निवेदन किया है कि आप राजभाषा नीति नियम की परिधि को बढ़ाइए और इसे निजी क्षेत्र में भी लागू करिए, क्योंकि जिस प्रकार विश्व के अन्य देशों में भाषा नियम सारे इस पर लागू होता है, एक निजी क्षेत्र भी भारत में अगर काम कर रहा है तो उसको भारत की भाषा का सम्मान करना ही चाहिए। तो इसलिए मैं ये उन साथी को, मैं नाम शायद अभी मैं अपने व्याख्यान में इतना रहा कि मैं देख भी नहीं पाया था कि और कौन कौन प्रतिभागी हैं। तो मैं रामा तक्षक जी का, राहुल देव जी का और अनिल जी का मैं अपनी ओर से भी आभार मानता हूं कि ये सब विद्वान भी इस सभा में जुड़े। धन्यवाद। धन्यवाद सर। सर, मैडम ने आपको आभार दिया ही है और बहुत बहुत आभार आपका कि आप हमारे साथ जुड़े और जो आज आपने रोजगार की बात की है। और मैं अपने विभाग की तरफ से सुनिश्चित करती हूँ कि बहुत जल्द हम भाषा शिक्षण केंद्र के साथ इस अनुवाद के कार्यक्रम के साथ, पाठ्यक्रम के साथ आगे बढ़ेंगे, क्योंकि मेरे साथ अन्य विभागों के डीन भी हैं। और आपने जो बताया ये बिल्कुल सही है कि इस समय जो हम अनुवाद के क्षेत्र में देखते हैं तो आज भी हमें अच्छे अनुवादक मिलते लेकर। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका कि आपने हमें समय दिया। कांता मैडम भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और हमारा आपके साथ
जो है हाल ही में एक फॉर्मल MOU भी हुआ, तो उसके तहत हमारे साथ आपकी जो ये पहली गतिविधि रही वो बहुत ही जो है वो आपको धन्यवाद भी ज्ञापन हो रहा है। उसमें बहुत सारा मैं चैट बॉक्स में भी देख पा रही हूँ और क्वेश्चन आंसर्स में भी मैं देख रही हूँ। तो जवाहर सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हमने फीडबैक लिंक डाली हुई है। हेलो, आ रही है मैम, आवाज आ रही है। हाँ जी। तो हमने प्रतिभागियों के लिए एक फीडबैक लिंक डाली हुई है चैट बॉक्स में, कृपया आप उसे भरें और अपना जो है उसे प्राप्त करें। और इसी के साथ मैं संजय सर, हेलो संजय सर। हाँ जी, आ रही है मैम आवाज। हाँ जी, थोड़ा सा नेटवर्क का इशू हो रहा है मैम मेरे यहाँ। तो जी। जवाहर सर, हम आपको फिर से एक बार आमंत्रित करेंगे हमारे बच्चों के बीच, जी और जी फिर जी। से आपका एक और सेशन हमारे बच्चों के साथ होगा इसी जो है उम्मीद के साथ। अब हम आपसे लें परमिशन, अगर फीडबैक जी जी लिंक हमारे प्रतिभागियों ने भर ली हो तो फिर हम मीटिंग को एंड करेंगे। और भी जितने भी हमारे प्रतिभागी हमारे बीच हैं, कृपया फीडबैक लिंक भरकर अपना सर्टिफिकेट प्राप्त करें। और उसके बाद भी अगर आपको सर्टिफिकेट ना मिले तो आप मेरी आईडी ले सकते हैं, या सागर आप अपनी आईडी चैट बॉक्स में डाल दें। जैसे कुछ प्रतिभागियों को अगर फीडबैक नहीं मिल पाए तो वो आपको ईमेल कर कर अपना सर्टिफिकेट प्राप्त करें। तो मैं सागर से अनुरोध करूंगी कि वो कृपया चैट बॉक्स में अपना ईमेल आईडी डालें। और जिससे संगीता संगीता जी, आप इन सब लोगों से ये भी कहिए कि जी सर। अंग्रेजी में मेल भेजने के साथ साथ हिंदी में अपनी भाषाओं में मेल भेजें, और मोबाइल पे भी अंग्रेजी का प्रयोग करें, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अपनी भाषा का भी प्रयोग करें, क्योंकि बिल्कुल सर, ये बिल्कुल सर। भाषा को बढ़ाने के लिए ये सबसे ज्यादा जरूरी है जी। क्योंकि अगर आपने 1 घंटा सबका लिया है, मेरा भी लिया है, तो उसकी सफलता तभी है जबकि ये सभी अपनी भाषा का प्रयोग भी करें। जी धन्यवाद। सर मैं जी बिल्कुल इस पर एक बात आपसे बस साझा करना चाहूंगी अभी, क्योंकि कल ही मुझे एक जो है पत्र भेजना था और बात हो रही थी कि उसे ट्रांसलेट करना है। तो मेरे साथ एक सर हैं, वो टाइप कर रहे थे हिंदी, तो मैंने उनको बोला कि सर मुझे भी सिखा दीजिए, क्योंकि मुझे इंग्लिश में टाइप करना आता है। बट जैसा कि आपने कहा कि हम बिल्कुल एक तरफा हो गए हैं, और कई बार हालातों के चलते या कई बार जॉब की जो डिमांड होती है उसके अकॉर्डिंग भी हम एक तरफा हो जाते हैं। तो बिल्कुल सर, मैंने कल ही उनसे कहा कि मुझे भी हिंदी सीखनी है और मुझे भी टाइपिंग सीखनी है, नहीं, क्योंकि आपको टाइपिंग क्या, आप तो गूगल वाइज इतना अच्छा है कि मैं तो अपने बिल्कुल सर, आर्टिकल बोल बिल्कुल के टाइप कर सकता हमारे संजय हूँ। सर बहुत अच्छा करते हैं इसको सर, हाँ, हम उनसे बस तो सीखेंगे। उनसे आप भी सीख लीजिए। धन्यवाद, है ना। बिल्कुल जी सर, जी। बिल्कुल सर, अगली बार आपको बिल्कुल हम सब लोग जो है वो हिंदी टाइप करते हुए मिलेंगे जी इसी आशा के साथ। क्योंकि डेफिनेटली आपने सही कहा कि 1 घंटा अगर हमने आपका लिया है और हमने इस बात पर आज जो है वो चर्चा और आपकी कार्यशाला आयोजित की है, वेबिनार आयोजित किया है, तो निश्चित तौर पर जो हमारे बच्चे हैं वो भी समझेंगे। और मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो मैंने कई बार सर देखा है, विगत 20 वर्षों से मैं इसमें हूँ, मैं टीचिंग में हूँ, मैं शिक्षण में हूँ, तो मैं देखती हूँ कि बहुत बार बहुत बच्चे बहुत संस्थाओं में अपनी बात सिर्फ इसलिए नहीं कह पाते क्योंकि उनके पास जो है वो इंग्लिश जो है वो जी जी। मतलब नहीं बोल पाते, तो वो सोचते हैं कि हम इंग्लिश नहीं बोल पाते तो हम अपनी बात न रख पाए। तो ये बात आपने बिल्कुल सही कही सर कि हमें अपनी मातृभाषा का सम्मान भी करना है और हमें कहीं ना कहीं दोनों ही भाषाओं में पारंगत जो है वो हासिल करना है। हाँ, और हमको जैसा कि अरुणेश जी ने कहा कि अनुवाद से मतलब है हम अपना कार्य तो मूल रूप से अपनी भाषा में करें, और जहाँ अनुवाद हो वहाँ अनुवाद भी करें। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद जी सर, बहुत बहुत जी धन्यवाद आपका। जी। और आई थिंक चैट बॉक्स में आपके पास जो है वो आ चुका है, लिंक भी आ चुका है और आपके पास ईमेल आईडी भी आ गया है। तो अगर आपको सर्टिफिकेट प्राप्त ना हो तो आप प्लीज सागर को मेल करें, आपका सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा। धन्यवाद सर। संजय सर, उषा मैम, मीटिंग हम लोग एंड करते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद।